हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 8 से लेकर 14 जून तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज आप सभी को एसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर का महामैराथन क्लास मिलने वाला है, तो बने रहिएगा चैनल पर। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इस क्लास को इजीली इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। क्लास वॉच कीजिए, पीडीएफ लीजिए। 500 प्लस करंट अफेयर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे इस मैराथन क्लास में, जो कि एसएससी सीजीएल में आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे 2025 और 2026 से। तो 1.5 साल का ये करंट अफेयर है, ज्वाइन कीजिए। इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो आज आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे भी वॉच कीजिएगा। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। सीप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है, सीप्री ईयरबुक 2026 रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग परमाणु हथियारों के मामले में इंडिया वर्ल्ड में वर्तमान में 6ठे नंबर पर है। तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। जनवरी 2026 तक इंडिया के पास 190 न्यूक्लियर वेपन है, यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। लास्ट ईयर जब ये रिपोर्ट आई थी 2025 में, तब इंडिया में न्यूक्लियर वेपन की संख्या थी 180, मतलब 10 न्यूक्लियर वेपन बढ़ गए हैं इंडिया के पास। और इस आधार पर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है इंडिया। ठीक है, सीप्री की सीप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें न्यूक्लियर वेपन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, हथियारों का जो ट्रेड होता है, उनके डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और इसी के आधार पर इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। अगर हम टॉप की कंट्रीज देखें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है रशिया के पास वर्तमान में। सेकेंड पर आता है यूएसए और थर्ड पर आता है चाइना 620 न्यूक्लियर वेपन के साथ। इंडिया 6ठे नंबर पर है, 190 न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान आता है 7वें नंबर पर, जिसके पास 170 न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कितने न्यूक्लियर वेपन बड़े हैं, तो 10 न्यूक्लियर वेपन बड़े हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि पहली बार इंडिया ने 12 न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रखे। देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं नॉर्मली क्या होता है, सेफ रखे जाते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लियर वेपन होते हैं जो कि इमीडिएट यूज के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। आज तक के इतिहास में इंडिया ने इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय नहीं किए हैं, लेकिन 2026 में 12 न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रखे हैं इंडिया ने, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कभी अमेरिका इंडिया पर अटैक करे या कोई भी देश अदर इंडिया पर अटैक करे तो उसे जवाब दिया जा सके, इसलिए 12 न्यूक्लियर वेपन इम्प्रॉम्प्टू यूज करने के लिए, इमीडिएट यूज करने के लिए हमने रख रखे। मतलब क्या होता है कि मिसाइल में और जिससे भी इसको यूज किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन अलग है, एक ये बम है, इसको मिसाइल के अंदर यूज किया जाता है, तो मिसाइल में लगाकर तैयार रखा गया, केवल एक क्लिक पर, एक बटन पर इस न्यूक्लियर वेपन को किसी भी देश पर छोड़ा जा सकता है। तो ये होते हैं डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन। कितने हैं वर्तमान में? 12। दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, इस रिपोर्ट में बताया गया। यूएस और रशिया अकेले 90% न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं और चाइना सबसे ज्यादा स्पीड से न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है। फ्रेंच ओपन 2026 विमेन सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? फ्रेंच ओपन 2026 विमेन सिंगल का खिताब जीता मीरा एंड्रीवा ने। मीरा एंड्रीवा की बात करें तो रशियन एक टेनिस प्लेयर है, रशिया की रहने वाली है, 19 वर्षीय टेनिस प्लेयर मीरा एंड्रीवा। ठीक है, फ्रेंच ओपन ये साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। पहले पर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन आगे चलकर, और फिर होगा अमेरिकी ओपन। तो ये दूसरा टेनिस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का। तो फ्रेंच ओपन 2026 में विमेन सिंगल का खिताब जीता रशिया की टेनिस प्लेयर मीरा एंड्रीवा ने, और इन्होंने फाइनल में पोलैंड की माया चैवलिंस्का को हराया है। यह पोलैंड से आती रनर अप रही है। ठीक है, तो यह करियर का पहला ग्रैंड स्लैम है मीरा एंड्रीवा का। पेरिस फ्रांस में यह आयोजित किया गया था।
अगर हम विमेन्स सिंगल के अलावा मेन सिंगल की बात करते हैं तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने मेन सिंगल का खिताब जीता फ्रेंच ओपन में। इन्होंने फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराया। ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं। तो विनर हो जाते हैं कौन? विनर हो जाते हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव और रनर अप हो जाते हैं फ्लावियो कोबोली, इटली के रहने वाले हैं। लास्ट ईयर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। रनर अप रहे थे जेनिक सिनर, इटली के टेनिस प्लेयर। विमेन कैटेगरी में विनर थी कोको गाफ, अमेरिकन टेनिस प्लेयर, और रनर अप रही आरेना सबालेका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर। यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात करें, जो कि पहला ग्रैंड स्लैम था इस साल का, इसके विनर कार्लोस अल्कराज ही रहे थे और रनर अप रहे थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बियन प्लेयर है। विमेन सिंगल का खिताब एलेना रिबाकिना ने जीता था, कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर, और रनर अप रही आरेना सबालेका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर। तो ये 2 ग्रैंड स्लैम इस साल के हो गए। फ्रेंच ओपन का पुराना भी बता दिया मैंने आपको, तो ये क्लियर हो जाते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, फोर्ब्स की लिस्ट है, इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए गौतम अडानी। पिछले कुछ समय में गौतम अडानी की टोटल संपत्ति काफी स्पीड से बढ़ी है और ये 89.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। अडानी ग्रुप के ये चेयरमैन हैं। मुकेश अंबानी की अगर हम वर्थ देखें, नेटवर्थ देखें, तो ये 88 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि इंडिया से दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी के कारण अडानी जी की संपत्ति काफी बढ़ी है। तो अडानी ग्रुप, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ये गुजरात से रेगुलेट होती है, तो अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन और फाउंडर हैं इसके गौतम अडानी। ठीक है, तो 1988 में अडानी ग्रुप बना था और इन्हीं के जो गौतम अडानी हैं, इसी कंपनी के चेयरमैन, ये फाउंडर और चेयरमैन बोल लो इनको, तो ये एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर हम ग्लोबली रैंक देखें, क्योंकि फोर्ब्स की जो लिस्ट है ना वो ग्लोबली रैंक है, तो गौतम अडानी ग्लोबली 23वें नंबर पर आते हैं। सबसे अमीर है एलन मस्क इस लिस्ट के अनुसार। ठीक है, तो गौतम अडानी 23वें नंबर पर आते हैं। फिर 24वें नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी ग्लोबल लिस्ट में, तो ये इंडिया से दूसरे हो गए। फिर सावित्री जिंदल और उनकी फैमिली, जिंदल ग्रुप के मालिक हैं। फिर लक्ष्मी मित्तल 71 रैंक के साथ इंडिया के चौथे अमीर व्यक्ति। फिर साइरस पूनावाला 5वें अमीर व्यक्ति ग्लोबल लिस्ट में 92 रैंक पर हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक या स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ना, 23 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर निकाला जाता है और वर्ल्ड में अलग अलग देशों में शांति को मापा जाता है। अब शांति कब होगी? जब लोग खुश रहेंगे, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, इकोनॉमी अच्छी बूस्ट कर रही हो, गुड गवर्नेंस हो, तो ऐसे 23 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर शांति को मापा जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। 2026 का जो इंडेक्स है ना, इसमें इंडिया को 127 रैंक पर रखा गया है। 127वीं रैंक है इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स में। लास्ट ईयर 2025 में जब इंडेक्स आया था तो इंडिया को 115 रैंक दी गई थी, मतलब इंडिया की 12 रैंक की यहां पर गिरावट हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है हर साल। आइसलैंड लगातार 2008 से पहले स्थान पर है। इस इंडेक्स में 163 देशों को रैंक किया जाता है। 163 देशों को रैंक किया गया। आइसलैंड पहले स्थान पर लगातार 2008 से। सबसे नीचे रहा है रशिया। ठीक है, यह हो जाता है। टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज की में आइसलैंड पहला, न्यूजीलैंड दूसरा और स्विट्जरलैंड तीसरा है। वहीं पर अगर इंडिया की नेबर कंट्रीज की रैंक की बात करें तो भूटान 16वें नंबर पर, श्रीलंका 67 रैंक पर, नेपाल 111 रैंक पर, बांग्लादेश 117 रैंक पर, चाइना 118 रैंक पर, म्यांमार 151, पाकिस्तान 152 और अफगानिस्तान 157। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2007 से जारी किया जा रहा है। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कितने इंडिकेटर्स पर? तो 23 इंडिकेटर्स पर यह जो इंडेक्स है इसे नापा जाता है। आगे आइए, चर्चा में रही जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हुआ है। यह टनल भारत के किन 2 क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी? तो जोजिला टनल, इसके ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हो गया है, मतलब पहाड़ में
पहाड़ को खोद कर दोनों तरफ से जो हिस्से हैं उनको मिला दिया गया है। ये ब्रेक थ्रू का कार्य कंप्लीट हो गया है जोजिला टनल का। ये कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करने वाला रूट है। तो भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जोजिला टनल प्रोजेक्ट में जून 2026 में इसका फाइनल ब्रेक थ्रू का कार्य कंप्लीट हो गया है। सुरंग के बीच का आखिरी हिस्सा काटकर दोनों तरफ की जो टनल है उनको मिला दिया गया। कश्मीर वैली और लद्दाख को ये आपस में कनेक्ट करेगी, रोड कनेक्टिविटी साल भर देगी। अभी जो रूट है वो जब बर्फ गिरती है ठंड के मौसम में तो उस वक्त ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन में ये जो टनल है ये साल भर रोड कनेक्टिविटी देगी। फिलहाल 85% हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया है। 2028 तक इसे शुरू कर दिया जाएगा फरवरी मंथ में। तो NH1 जो कि श्रीनगर लेह हाईवे है उस पर यह रोड टनल बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास क्षेत्र से ये जोड़ेगी। द्रास लद्दाख का क्षेत्र है तो इन दोनों को कनेक्ट करेगी और ये 3528 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। मतलब इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 11,578 फीट या फिर 3,528 मीटर की ऊंचाई पर इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित या बनाई जा रही सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाय डायरेक्शनल रोड टनल है ये। मतलब एक सिंगल ट्यूब में दोनों तरफ से आने जाने के लिए मार्ग बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर। ये लेंथ पूछी जाएगी एग्जाम में, कितनी लेंथ है? 13.1 किलोमीटर की ये टोटल टनल बनाई जा रही है जोजिला टनल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर लेह हाईवे पर इसका निर्माण किया जा रहा है। NH1 ये नेशनल हाईवे है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या विश्व रक्तदाता दिवस, यह डे हर साल मनाया जाता है 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में से शुरू किया था। 2004 से यह मनाया जा रहा है। ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना, ब्लड डोनर को धन्यवाद देना, उनका सम्मान करना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो 14 जून को यह हर साल मनाया जाता है। 2026 में वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। ठीक है, कब? 14 जून को हर साल। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। आज अभी तक यूरोप के जो प्लेयर्स होते थे चेस के उनका दबदबा होता था, लेकिन पहली बार आर प्रज्ञानंदा ने इस खिताब को अपने नाम किया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। अंतिम राउंड में इन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर को हराया था। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार क्लासिकल चेस में हराया है। मैग्नस कार्लसन को 2 बार इन्होंने हराया। ऐसा करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा। टॉप 3 की बात करें तो आर प्रज्ञानंदा पहले नंबर पर, वेस्ली सो जो कि यूएसए से हैं दूसरे नंबर पर रहे, और अली रेजा फिरोजा जो कि फ्रांस के चेस प्लेयर हैं ये तीसरे नंबर पर रहे। फिर टॉप 3 विमेन की बात करें तो बिबिसारा असुबाइवा ये कजाकिस्तान से आती है, ये विमेन कैटेगरी में विनर रही है। जू जिनर चाइना की है, ये सेकंड रैंक पर रही विमेन कैटेगरी में, और अन्ना मुजचुक यूक्रेन की चेस प्लेयर है, ये तीसरे नंबर पर रही विमेन कैटेगरी में। मेंस कैटेगरी में विनर इंडिया के प्रज्ञानंदा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, आर्मी नहीं है, एयर स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो यह अपॉइंट किया गया एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। चीफ ऑफ एयर स्टाफ सबसे बड़ा पद होता है, हेड होते हैं। उनके बाद दूसरा बड़ा पद होता है एयरफोर्स में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का। तो यह नियुक्त किया गया एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। ठीक है, तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया। 1 जुलाई 2026 से ये अपना पद संभालेंगे। एयर मार्शल नागेश कपूर को ये रिप्लेस करने वाले हैं। अभी नागेश कपूर जी इस पद पर हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित।
इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसलिए एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। करंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की बात करें तो ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैंगे वर्तमान। पटना हाईकोर्ट की 48th चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? पटना हाईकोर्ट की 48th मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। यह पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई, क्योंकि हाईकोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनके पहले पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहो थे। इनको रिप्लेस किया है 4 जून 2026 के बाद, क्योंकि ये रिटायर हो गए थे। तो इनके बाद अब मीनाक्षी मदन रॉय ये पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट की गई। ये सिक्किम से आती है, ठीक है। कौन? मीनाक्षी मदन रॉय। जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय सिक्किम की है और अभी तक सिक्किम हाई कोर्ट में ही न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। अब पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया और पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है। किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली सिक्किम की पहली महिला है जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की आगामी पुस्तक का नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन? शुभांशु शुक्ला। इनकी एक बुक रिलीज होगी जून के एंड में, द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ठीक है, तो ये किसकी बुक है? शुभांशु शुक्ला की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन। तो इनकी बुक है द सेकेंड ऑर्बिट। इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं शुभांशु शुक्ला के स्पेस मिशन के, उनको इन्होंने शेयर किया है। क्या इनको स्ट्रगल करना पड़ा, ड्रीम्स, बिलीफ, है ना, इन पर बेस्ड इन्होंने ये स्मरण लिखा है, या फिर बोल सकते हैं मेमोरी या संस्मरण या ऑटोबायोग्राफी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अपने इन्होंने इनके ही एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, ये बुक किसकी है? शुभांशु शुक्ला की। ये 25 जून को प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। हाल ही में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 में मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप पहला एडिशन है, गुजरात में आयोजित किया गया और मेडल टैली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है। गुजरात में कहां? तो आयोजन हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, 79 कंट्रीज के प्लेयर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप है, ये पहला एडिशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम मेडल टैली देखते हैं तो मेडल टैली में इंडिया पहले स्थान पर रहा 114 मेडल के साथ। 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। सेकंड पर जापान रहा 11 मेडल के साथ और थर्ड पर अर्जेंटीना रहा है 5 मेडल के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? ये है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप, पहला एडिशन 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026, इसका खिताब अपने नाम किया है इंडिया ने। अंडर 18 एशिया कप है हॉकी का, ठीक है ना। तो इंडिया यहां पर विनर रहा। आयोजन जापान के काकामी गहारा नाम के शहर में किया गया था। 2026 में मेंस अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। भारतीय टीम ने फाइनल में जापान को ही हराया है। आयोजन भी जापान में हुआ था। तो इंडिया हो गया विनर, जापान हो गया रनर अप, और उसके बाद तीसरी पोजीशन पर रहा था पाकिस्तान। तो गोल्ड इंडिया का है, विनर सिल्वर है जापान, और पाकिस्तान ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, मेंस अंडर 18 एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। विमेंस कैटेगरी की बात करें तो विमेंस कैटेगरी का जो अंडर 18 एशिया कप है हॉकी का, वो चाइना ने जीता। रनर अप रहा था जापान, और इंडिया की विमेन टीम ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, थर्ड पोजीशन पर रहकर। तो मेंस कैटेगरी का इंडिया ने जीता, विमेंस कैटेगरी का चाइना ने जीता अंडर 18 एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है? दक्षिण कोरिया, जिसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है, इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में हान सियोंग सुक को अपॉइंट किया गया है। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग। इन्होंने
हांग स्योंग सुक को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। पार्लियामेंट से यहां पर अनुमति चाहिए होती है, पार्लियामेंट से अनुमति मिलने के बाद, जो कि मिल जाएगी, दक्षिण कोरिया की पीएम बनेगी हान स्योंग सुक। ठीक है, तो ये दक्षिण कोरिया की पीएम बनने वाली दूसरी महिला है हान स्योंग सुक। पहली महिला थी हान म्योंग सुक और अब बन रही है हान स्योंग सुक। ठीक है, असम की जीआई टैग वाली तेजपुर लीची की पहली खेप किन देशों को निर्यात की गई है? असम की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची, इसकी पहली जो खेप है वो दुबई और सिंगापुर को भेजी गई है। किसको? दुबई और सिंगापुर को। ठीक है ना। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉर्पोरेशन से असम सरकार के द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट भेजा गया है तेजपुर लीची का। जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है ये असम राज्य का। ठीक है ना। तो कहां भेजा गया है? तो ये नॉर्मली दुबई और सिंगापुर में भेजा गया है। उद्देश्य क्या है? जो तेजपुर लीची है उसे ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना, नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पहली बार इसे विदेश में निर्यात किया गया दुबई और सिंगापुर में। तेजपुर लीची जीआई टैग कब दिया गया था? 2015 में इसे जीआई टैग दिया जा चुका है तेजपुर लीची को। ठीक है ना। अपने टेस्ट के लिए काफी फेमस है, असम में उगाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का किनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो निर्वाचित पीएम की बात करें तो लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड ब्रेक किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने, जवाहरलाल नेहरू जी का। वैसे जवाहरलाल नेहरू जी काफी समय तक भारत के पीएम रहे, 1947 से 1964 तक, लेकिन एक्चुअल में जो पहला इलेक्शन हुआ था ना देश में, जनरल इलेक्शन, वो 1952 में हुआ था। तो वहां से अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो निर्वाचित प्रधानमंत्री का टेन्योर था उसको ब्रेक किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। जवाहरलाल नेहरू जी 4398 दिन तक निर्वाचित रूप से प्रधानमंत्री रहे थे। अब 10 जून को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 4398 दिन को पार किया, 4399 दिन तक लगातार पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 2014 में पहली बार ये भारत के पीएम बने थे, फिर लगातार 2019 और 2024 में भी इन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि 2024 की जो गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट है इनकी, मतलब जो गठबंधन है एनडीए उसकी सरकार है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 आम चुनाव जीतने वाले पहले पीएम बने हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, और नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर पहले जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ लगातार सरकार बनाई है। ओके, तो ये हो जाता है जवाहरलाल नेहरू जी का टेन्योर 1952 से 1964 निर्वाचित टेन्योर है। फिर इंदिरा गांधी जी का जो रिकॉर्ड था वो काफी पहले ब्रेक हो गया था, 4078 दिन इंदिरा गांधी भारत की पीएम रही थी। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 किस संगठन के तहत आयोजित की जा रही है? बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है ना, ये जर्मनी के बॉन शहर में हर साल आयोजित की जाती है, मिड में, ईयर के जून में। आगे आने वाली जो कॉप की मीटिंग है जलवायु परिवर्तन पर, जो कॉप की बैठक आयोजित की जाती है हर साल, उसकी मीटिंग का जो बैकग्राउंड है वो तैयार करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना उद्देश्य है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का। तो 8 से लेकर 18 जून 2026 तक ये जर्मनी के बॉन में आयोजित किया जा रहा है। इसे SB64 पुकारा जाता है क्योंकि 64 सेशंस ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज के नाम से इसे जाना जाता है। तो आगामी जो कॉप समिट है, इस बार कॉप 31 का आयोजन किया जाएगा 2026 में तुर्की में। इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। तो हर बार बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती ही है क्योंकि कॉप की जो एनुअल मीटिंग है उसका फ्रेमवर्क तैयार करना होता है, क्योंकि किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, जलवायु परिवर्तन के ही मुद्दे हैं, एनवायरमेंट के ही मुद्दे हैं, लेकिन किस चीज पर नॉर्मली फोकस होगा इन सबको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में संस्था बनी थी। ठीक है ना, रियो अर्थ समिट के दौरान जर्मनी के बॉन में ही इसका हेडक्वार्टर है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्लोबली ये संस्था कार्य करती है। इसने काफी प्रोटोकॉल एग्रीमेंट भी अपनाए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में,
पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। ये सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही एग्रीमेंट है या फिर प्रोटोकॉल है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने लागू किए हैं। अंडर 13 आयु वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? अंडर 13 एज कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी है सृष्टि किरण। सृष्टि किरण, ठीक है ना, टेनिस खिलाड़ी है, बेंगलुरु से आती है, कर्नाटका के बेंगलुरु से 13 साल की टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण। अंडर 13 एज कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इनको मिली। काफी सारे अलग अलग टाइटल इन्होंने अपने नाम किए, काफी रैंकिंग इन्होंने अपने नाम की। ऑल ओवर ग्लोबल जो रैंकिंग है ना, जिसमें सारे टेनिस प्लेयर आते हैं, उनमें इनकी वर्ल्ड नंबर रैंकिंग है 357। लेकिन अंडर 13 कैटेगरी में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है इंडिया की 13 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण, और कहां से है? कर्नाटका के बेंगलुरु से। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार खिताब जीता है? सेफ विमेन चैंपियनशिप 2026, इसके फाइनल में भारत ने हराया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को हराकर यह फुटबॉल चैंपियनशिप इंडिया ने जीती। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ही उसका नाम है। सेफ विमेन चैंपियनशिप 2026 फाइनल में इंडिया विनर रहा, बांग्लादेश रनर अप रहा। अब बात आती है चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? तो गोवा में इसका आयोजन हुआ है, इंडिया में, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगांव गोवा में ये खेला गया था फाइनल। इंडिया विनर रहा, बांग्लादेश रनर अप रहा। रिकॉर्ड छठी बार इंडिया ने ये खिताब जीता। आपको पता है लास्ट 2 इवेंट जो थे ना वो बांग्लादेश ने जीते थे, 2022 और 2024 में। इस बार हैट्रिक हो जाती, लेकिन इंडिया ने यहां पर बांग्लादेश को हराकर सेफ विमेन चैंपियनशिप 2026 का फाइनल जीत लिया है। इस टूर्नामेंट का यह 8वां एडिशन था। इस जीत के साथ भारत ने 7 साल के बाद सेफ विमेन चैंपियनशिप का खिताब जीता। किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड पहल शुरू की है? तो महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड इनिशिएटिव को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है तेलंगाना सरकार को। किसको दिया जाता है? तेलंगाना सरकार को। तो तेलंगाना पुलिस ने, वैसे सरकार मतलब पुलिस ने वहां पर शुरू किया स्पेशली, तो तेलंगाना पुलिस ने गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर कौन होते? जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, परमानेंट जॉब नहीं होती है, जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजन, है ना, ये सारे। तो तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं को गिग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और गिग इकोनॉमी में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्त्री राइड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। महिलाओं द्वारा संचालित कैब, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक सर्विसेज राज्य तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू की गई। ओला, उबर, रेपिडो जैसी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी और फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो कि 2023-24 का डेटा है, इसके अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज किया गया? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 2023-24, इसके अनुसार भारत में वो यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज किया गया, यह है अंडमान निकोबार आइलैंड। कौन सा है? अंडमान निकोबार आइलैंड। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, इसमें बताया गया है, देखिए किसका सर्वे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, छठा सर्वे। इसमें बताया गया है कि 2023-24 के डेटा के आधार पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट दर्ज किया गया, 0.9 ये ऑन एवरेज फर्टिलिटी रेट है महिलाओं में। ओके, भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 दर्ज की गई है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है लास्ट ईयर अगर देखें तो ये 1.3 थी, जो कि अब घटकर 0.9 हो गई। हमारा जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है ऑन एवरेज उससे काफी कम है। सबसे कम फर्टिलिटी रेट है इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड का। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारती राजा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? भारती राजा ये बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कहां से आते हैं? तो ये तमिलनाडु के थे, तमिल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर भारती राजा। इनका निधन हो गया तमिलनाडु के चेन्नई में 85 ईयर की एज में। ठीक है,
इनका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ था। इनकी जो मूवीज इन्होंने बनाई है ना, वो ग्रामीण जीवन पर और जो सोशल सब्जेक्ट होते हैं उन पर बेस्ड, रियलिस्टिक ढंग से इन्होंने प्रॉपर बताया ग्रामीण जीवन को, एक सोशल लाइफ कैसी होती है, सब्जेक्ट जो ऐसे हैं, है ना, जिन पर बातचीत नहीं की जाती, ऐसे सब्जेक्ट को इन्होंने बहुत ही इजीली अपने राइटिंग में, अपने जो डायरेक्शन है उसमें बताया है। तो बहुत ही फेमस थे। इवन सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है 2004 में। ठीक है, तमिल, तेलुगु, हिंदी सिनेमा में 40 से ज्यादा मूवीज को डायरेक्ट किया, काफी अच्छे थे। 6 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले और काफी सारे अदर अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पद्मश्री है 2004 में, भारती राजा, तमिल फिल्म डायरेक्टर। इनका हाल ही में 85 ईयर की एज में निधन हो गया। भारत का पहला स्वदेशी एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे इंटरनेशनल मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक मान्य किया गया, इसका नाम क्या है? इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसको ऑफिशियली इंटरनेशनल पैरामीटर के आधार पर मान्य किया गया है टेस्ट करके। ये इसका नाम है ट्रूनेट HR HPV प्लस, ये पूरे टेस्ट का नाम है। ठीक है, तो ट्रूनेट HR HPV प्लस नाम का ये स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग टेस्ट है। सक्सेसफुली इसको वैलिडेट किया गया है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसे मान्य किया गया है, लागू किया गया है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है, उसका पता लगाने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने विकसित किया है और गोवा बेस्ड मोल बायो डायग्नोस्टिक्स नाम की कंपनी है, उसने इस टेस्ट को विकसित किया है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यह विकसित किया गया। जून 2026 में इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए ईरान के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो जब इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर अटैक किया जून 2026 में रिसेंटली, तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया है, ऑपरेशन नस्र। ऑपरेशन नस्र ईरान का सैन्य अभियान है या सैन्य ऑपरेशन है जो कि इजराइल के खिलाफ चलाया गया। हुआ यह कि जून मंथ में इजराइल द्वारा ईरान और लेबनान पर कुछ हमले कर दिए गए थे। अब क्या होता था कि पहले क्या होता था, ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ता था जिसमें हिजबुल्लाह वगैरह जो है वो ईरान के ग्रुप हैं, वो अटैक करते थे इजराइल पर। लेकिन यहां पर इस बार डायरेक्टली ऑपरेशन नस्र को घोषित कर दिया ईरान ने इजराइल के खिलाफ। कब? फरवरी 2026 में, लास्ट वीक में। तो इसके तहत ईरान ने इजराइल के नवातिम एयरबेस पर, तेल नोफ एयरबेस, ये सारे एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है। किसने? ईरान ने किया, इजराइल पर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? जसपाल राणा ये शूटिंग के खिलाड़ी थे। मनु भाकर का नाम सुना है? मनु भाकर को भी इन्होंने ट्रेन किया है। शूटिंग के खिलाड़ी भी रहे, कोच भी रहे काफी लंबे समय तक। तो मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज जीते, मनु भाकर किसके मार्गदर्शन में गोल्ड आई? तो ये भी कौन थे? जसपाल राणा। प्रसिद्ध शूटर हैं, पिस्टल शूटर जसपाल राणा। इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आते हैं, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। काफी सक्सेसफुल करियर इंडियन शूटिंग में, कोच भी रहे। इनका जो योगदान है खेलों के क्षेत्र में, इसके लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड 1994 में दिया जा चुका है और पद्मश्री 1997 में दिया गया था। काफी अचीवमेंट है। 15 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल इन्होंने जीते हैं, इसमें से 9 गोल्ड थे। 8 एशियन गेम्स मेडल जीते, इसमें से 4 गोल्ड थे। दोहा एशियन गेम्स 2006 में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। ठीक है, अटलांटा ओलंपिक 1996 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो खेलों के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है जसपाल राणा का पिस्टल शूटर। आगे लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसके अनुसार 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान इन्होंने लगाया है 6.6% का। वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट है ना, साल में 2 बार आती है, एक जनवरी में और एक जून में।
तो अभी जो रिसेंटली आई है इसमें 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 6.6% का। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एस्टिमेटेड ग्रोथ का अनुमान लगाया था इसने 7.7% का। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 6.6% की। 2027-28 में यह अनुमान लगाया गया है 7.2% का और 2028-29 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% तक रह सकती है, यह बताया है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में। हालांकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, बढ़ती एनर्जी प्राइसेस के कारण जो ग्लोबल ग्रोथ रेट उसका अनुमान इन्होंने 2.5% का लगाया, 2.5% ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना, ठीक है। तो 8 से लेकर 14 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, एक एक फैक्ट आपको समझ में आया होगा। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर महामैराथन का जो 500 प्लस करंट अफेयर का पीडीएफ है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।